ये स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं चैप्टर डीमोनेटाइजेशन मीन्स विमुद्रीकरण। हमने 2016 में इंडिया ने डीमोनेटाइजेशन फेस किया है जब नोटबंदी हो गई थी। हम उसे नोटबंदी भी कहते हैं। तो जब मार्केट में, पूरी इकॉनमी में, सर्कुलेशन में जो भी करेंसी चल रही थी उसको क्या किया गया, बंद कर दिया गया। और बैंक्स ने जितनी भी पूरी इकॉनमी के अंदर जो भी हाई डिनोमिनेशन जो करेंसी थी जो बंद की गई थी उनको वापस लिया और उसके बदले में उन्होंने न्यू नोट्स इशू किए। बहुत से रीज़न्स रहे इसके कि विमुद्रीकरण या जो नोटबंदी की गई वो क्यों की गई, कि बहुत से कारण होते हैं। करप्शन बढ़ रहा है, अंडर द टेबल रिश्वत जा रही है, तो ये कई बार ज़रूरी हो जाता है करना एक इकॉनमी को। हम डिटेल में पढ़ेंगे डीमोनेटाइजेशन होता क्या है, और फिर बाद में ये भी देखेंगे कि इंडिया का जो केस था 2016 के अंदर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, क्या वो नोटबंदी लाना ठीक भी था, उससे इकॉनमी में लोगों पे कुछ इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ा, नेगेटिव पड़ा, या कुछ दिक्कतें हुई उस वक्त। तो हम ये चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डीमोनेटाइजेशन है क्या। एग्जिस्टिंग मनी इज़ विड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन and is typically substituted with new notes or coins। यानी कि कोई भी जो इकॉनमी के अंदर जो करेंसी है, करेंसी इन द सेंस कि कोई भी कॉइन या नोट जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है लीगल टेंडर के तौर पर, यानी कि गवर्नमेंट उसको ऑथराइज करती है कि आप इस डिनोमिनेशन या ये पर्टिकुलर नोट को जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा क्या है बनाया जाता है कि आप उसकी वैल्यू है उससे ट्रेड कर सकते हो। तो वो करेंसी जो थी, जो लीगल टेंडर के रूप में ऑथराइज्ड है, यूज़ होती है ख़रीद फरोख्त के लिए, तो वो एग्जिस्टिंग जो भी करेंसी इकॉनमी के अंदर थी उसको विड्रॉ कर लिया, जो भी सर्कुलेटेड है इकॉनमी के अंदर, मार्केट के अंदर, और उसको नए नोट्स या कॉइन से क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुराने लेकर नए दे दिए। अब हम ये बात कहें डीमोनेटाइजेशन जो है, नोटबंदी, वो गवर्नमेंट का डिसीजन होता है कि पर्टिकुलर करेंसी जो है उसको इनवैलिड घोषित कर देना। उसका पर्पस क्या होता है, ताकि करप्शन, भ्रष्टाचार को, काला धन को और महंगाई को जैसे जो समस्याएं हैं उनको क्या है, ठीक किया जा सके। तो अब ये पूरे चैप्टर में हम फर्दर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। और हम यूँ भी कह सकते हैं कि द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच अ पॉलिसी कहते हैं, लेकिन ये डीमोनेटाइजेशन करना कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आए ही, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे वो लंबे टाइम तक, जो प्रभाव रहेंगे वो लंबे टाइम तक रहेंगे और काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहेंगे। वैरी करता है, सेक्टर टू सेक्टर वैरी करता है, लोगों पर, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो लोग हैं उनका पर कैपिटा कम है, गरीब लोग ज़्यादा हैं, नोटबंदी रही तो उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा। आगे हम पढ़ेंगे कि उससे कितना हमें दिक्कतें भी झेलनी पड़ी उस वक्त। और कहीं ना कहीं ग्रोथ की जो एरियाज़ हैं उनको भी इफ़ेक्ट करता है। नेगेटिव पॉजिटिव कई जगह पर हो सकते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, अब ऑब्वियस सी बात है कि इससे हमने बात की थी, अगर नोट जो बाद में नोटबंदी के टाइम पर लोगों के घरों से निकले थे वो अगर बैंक्स के अंदर जाते तो उनको इंटरेस्ट मिलता है। इसका मतलब नोटबंदी से हुआ क्या कि पैसा जितना घरों में पड़ा था वो बैंक्स में आया। तो बैंक्स का ये सिस्टम था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लोगों को प्रेरित भी किया जाए कि वो पैसा जो है वो बैंकों के अंदर डालें, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर पैसा सर्कुलेशन में रहेगा, ऑर्गेनाइज बॉडी के अंदर रहेगा, घरों में नहीं पड़ा रहेगा।
तो वो बेटर है कि वो इंटरेस्ट जनरेट करे, तो इकोनॉमी को तो फ़ायदा हो ना। तो वो ग्रोथ पे भी इफ़ेक्ट पड़ा, बहुतों को पॉजिटिव, आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, और काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस रहे। अब हम बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की। क्या कहते हैं, रॉबर्ट मेंडल ने कहा, डीमोनेटाइजेशन कैन बी व्यूड एज एन इंटरवेंशन, एक दखल के तौर पर देखा जाता है, दैट एम्स टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ मनी एंड स्टेबलाइज करेंसी सिस्टम बाय एलिमिनेटिंग द लार्जर more easily hoarded notes that fuel inflation and tax evasion। यानी कि एक इस तरह से सरकार का दखल है जहाँ पर क्या किया जाता है, जो मनी का वॉल्यूम जो है ना उसको रिड्यूस किया जाता है, और उसकी करेंसी को क्या किया जाता है, रिड्यूस किया गया। आपने जो वेलोसिटी थी उसकी, जो बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था एक पर्टिकुलर करेंसी, और उसमें किया क्या था, 2000 के जो नोट्स थे उनको हटाया गया था, 500 के चेंज किए गए थे। बेसिकली तो सारे नोट्स ही उस वक्त नए नए लाए गए थे मोर इजीली, और जो बड़े नोटों को हटाना, और जो लार्ज होर्डेड नोट्स यानी कि जिनका करप्शन वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है। सीधी सी बात है ना, 2000 के नोट के अगर आपके 10 नोट हैं, 2000 इंटू में 10, आपके 20,000, कोई रिश्वत भी देनी है, अगर आप 100 के इकट्ठे नोट 20,000 बनेंगे तो वो बहुत हैवी लगेंगे एक पॉकेट के अंदर। देखिएगा 2000 के अगर 10 नोट्स हैं, आराम से रिश्वत दी जा सकती है। तो जितनी बड़ी बड़ी नोट्स जो थे, और जिनका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा होता क्या था, इन करप्शन वाले केसेस के अंदर यूज़ होता था, तो उनको क्या करना, रिड्यूस करना। और इन्हीं कारण से क्या हो रखा था, आपका जो इन्फ्लेशन था वो बढ़ता था। और कहीं ना कहीं हम यूँ भी कह सकते हैं कि टैक्स इवेजन में, जब हमने एक बार हम क्या कहें कि लोग नोट घरों पे पड़े हैं, वो उस पैसे को घर पर रख रहे हैं, रीज़न क्या, कि भाई बैंकों में डालेंगे, क्वेश्चनिंग आएगी, तो वो हम दिखाई नहीं रहे उस चीज़ को, ताकि जो प्रॉफिट या कुछ भी जो इनकम है उसको क्या करें, इवेड किया जा सके। तो इस टैक्स इवेजन को रोकने के लिए, इन्फ्लेशन को जो और कितना आग लगा रहे थे, आग में घी का काम कर रहे थे बड़े नोट्स, करप्शन को बढ़ा रहे थे, उनको रोकने के लिए उनकी वेलोसिटी को कम करना ज़रूरी था। इसीलिए सरकार को विमुद्रीकरण, नोटबंदी करना पड़ता है। रघुराम राजन, ये आरबीआई के पहले गवर्नर रह चुके हैं, बहुत पहले लगा लीजिए जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसके आसपास, might be उस वक्त। Demonetization is an attempt to target the informal economy by eliminating larger cash holdings of illicit wealth, forcing people to bring their hoarded cash into the formal banking system। मतलब ये ऐसा अटेम्प्ट था गवर्नमेंट द्वारा जिससे इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल बनाने के लिए, कि ढंग से सुचारू रूप से काम चलता रहे। भाई करप्शन चल रहा है, कैसे भी नोट लोग घर पे अपना लगा लो ना। एक हमने रेड मूवी देखी थी, तो वो पैसा जो था वो बहुत ही छतों से बह रहा था, कितना पैसा उन्होंने छुपाया हुआ था। इट मीन्स ऐसी वेल्थ जिसका कोई नामो निशान कहीं खातों में नहीं है, होल्ड, वो इतना बड़ा कैश होल्ड कर रखा है। क्योंकि करप्शन जितना भी हो रहा था, वो क्या करते हैं, बैंकों में या एक जहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड लगता है, वहाँ तो पैसा नहीं डालेंगे ना, तो इसीलिए रखा। तो जितना छुपा धन आ रहा है वो क्वेश्चनिंग होगी, इतना धन लाए कहाँ से, क्योंकि इतना धन, अगर इतना ज़्यादा कैश डिपॉजिट करा रहे हो एक लिमिट से ज़्यादा, तो वो आपसे क्वेश्चनिंग भी करेंगे, पैन कार्ड भी मांगेंगे। कि नॉर्मल इंसान के घर पर तो जो नोट्स होंगे वो थोड़े बहुत ही होंगे ना, अब जिनके नोट की गड्डियाँ ही बड़ी पड़ी रही, उनसे तो क्वेश्चन किया जाएगा। इसीलिए उन लोगों ने रातों रात अंदर आते काफ़ी नोट्स बदलवाए भी थे। तो जो किया गया नोटबंदी, वो लोगों को फोर्स करने के लिए, जो कैश बहुत इकट्ठा कर रखा था उसको फॉर्मल सिस्टम ऑफ बैंकिंग के अंदर लाया जाए, घरों में नहीं पड़ा जाए, क्योंकि इससे जीडीपी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या थी, हैम्पर होती है। डीमोनेटाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या थे, हमने बात की थी, काला धन से लड़ा जा सके, उसको कर्ब किया जा सके,
और जो अनअकाउंटेड वेल्थ मतलब जो किसी खाते में नहीं है, किसी नाम की नहीं है, कि बहुतों के घरों में इतने नोटों की गड्डियाँ कमरे के कमरे बड़े पड़े थे। बाय एनकरेजिंग द सर्कुलेशन ऑफ फंड्स, तो क्या पर्पस था कि काला धन और ऐसी वेल्थ जिसका कोई वली वारिस नहीं है, किसी के नाम की नहीं है, उनको कॉम्बैट करके और इनकरेज किया जा सके कि वो सारा धन जो है वो फॉर्मल चैनल्स में पैसा आए, बैंकिंग सिस्टम के अंदर पैसा आए। कि बहुत सा पैसा कहाँ था, हवाला के अंदर जा रहा था, उसमें लॉबिंग में जा रहा था। आगे हम पढ़ेंगे लॉबिंग क्या है, हवाला क्या है। टू रिड्यूस द सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफीट करेंसी, जो जाली मुद्रा थी उसका सर्कुलेशन भी रिड्यूस करने के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर जाली मुद्रा बहुत चल रही थी। भाई सेम नोट बना दिया बट उसके अंदर जो वो मार्क होता है, लाइन का जो पत्ती डली होती है, वो पहचानना मुश्किल होता है। वो नोट मार्केट के अंदर चल रहा है, उसको कर्व करने के लिए क्या ज़रूरी रहा कि पहले तो नया नोट बनाओ और उसका क्वालिटी ऑफ पेपर अलग है, इंक सिस्टम, हर पैटर्न जो है वो अलग है, प्रिंटिंग का सिस्टम अलग है, उसको कॉपी करने में बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए किया गया ये डिमोनेटाइजेशन टू प्रमोट अ शिफ्ट टुवर्ड्स डिजिटल इकोनॉमी। और जैसे 2016 के टाइम पर ही ये सारी चीज़ें जो थी, पेटीएम, फिर धीरे धीरे गूगल पे, मोबिक्विक, ये सारे जो थे डिजिटल जो मनी थी, जो आपका जो प्लेटफॉर्म्स थे, जीपे वगैरह, इसकी तरफ लोगों का रुझान करना था कि कैश को डील कम करें और हमारा जो इंडिया था वो डिजिटल इंडिया बने। और आज के टाइम पर अगर हम देखें तो गूगल पे सबसे ज़्यादा उन्होंने क्या किया कि हर जगह वो यूज़ होता है और बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये, और ख़ासकर जितने भी हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वो डिस्काउंट भी देते हैं अगर हम डिजिटल मनी का, या हम प्री पेमेंट जो है कैश ऑन डिलीवरी ना कर हम जीपे को यूज़ करते हैं, तो उस पर भी हमें काफ़ी क्या है कॉइन्स या रिबेट मिलता है ओवरऑल बिल के अंदर। तो कैशलेस को प्रमोट करने के लिए भी क्या किया गया, नोटबंदी किया गया। इन्फ्लेशन हमने बात की थी, महंगाई की। भाई सीधी सी बात है, अगर मार्केट में पैसा बहुतायत में होगा, मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, तो महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसीलिए क्या किया गया, विमुद्रीकरण किया गया। टू फॉर्मलाइज द इनफॉर्मल इकोनॉमी बाय ब्रिंगिंग अनरिपोर्टेड इनकम इनटू द बैंकिंग सिस्टम, मीन्स कि जो भी इकॉनमी इनफॉर्मल थी, यानी कि जो भी अनरिपोर्टेड इनकम है, कि भाई लोगों के घरों में पैसा पड़ रहा है, वो इनफॉर्मल सिस्टम हो गया ना इकॉनमी का। भाई आप पैसा को हवाला में डाल रहे हो, अरबों रुपया इसमें था, तो सारा पैसा फॉर्मल सिस्टम के अंदर आएगा, तो वो पैसे का यूज़ वो सही तरीके से होगा, वो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के अंदर आना चाहिए, ज़रूरी था। टू रिड्यूस टैक्स इवेजन बाय ट्रैकिंग अनअकाउंटेड मनी। भाई अगर ऐसी मनी जिसका कोई खाता धारक नहीं है, इट मीन्स टैक्स को छुपाने के लिए वो प्रॉफिट्स होल्ड करके अपने घरों में रखे गए हैं, इसीलिए ज़रूरी था कि वो टैक्स इवेजन ना हो, को उसको रिड्यूस किया जा सके और वो सिस्टम के अंदर पैसा आए। इस वजह से ये चीज़ की गई। टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड, वही करप्शन को रिड्यूस करने के लिए, और ट्रांसपेरेंसी हो, जो भी हमारे, अगर हम बात करें कि सुविधा शुल्क के नाम पर बहुत पंजाब साइड जो है कोर्ट में अगर आपको काम कराना है तो वहाँ खुली रिश्वत चलती थी, तो वो करप्शन को रिड्यूस करने के लिए कि नोट की गड्डियाँ दी जा रही हैं और ये आसान है अंडर द टेबल रिश्वत देना, तो वो जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर या कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है वो ट्रांसपेरेंट हो सके। इस वजह से क्या किया गया, करेंसी ही चेंज कर दी गई और डिजिटल सिस्टम लेके आए, तो उसका और भी बेटर प्रभाव रहा कि हम लोग रियल फंड ट्रांसफ़र करें या NEFT करें, ड्राफ्टिंग करें, जो बैंक से सीधा जा रहा है पैसा, रादर देन कैश में डील करें। तो कैश में डील करना वैसे भी एक डाउटफुल चीज़ माना जाता है। इलीगल एक्टिविटीज़ में हमेशा जो है वो सारा डीलिंग क्या होता है, कैश में होता है। टू इनकरेज ग्रेटर कंप्लायंस विद फाइनेंशियल रेगुलेटरी नॉर्म्स, ये क्यों किया गया, ताकि
जो भी रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के, उनसे कंप्लाई विद करने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया गया। अब यहाँ पर कुछ ग्लोबल एग्जांपल्स हैं कि किस किस कंट्री के अंदर कब कब जो है विमुद्रीकरण किया गया था, नोटबंदी की गई थी। घाना में 1982 के अंदर किया गया था। घानियन जो उनका करेंसी नोट्स थे, घानियन सेडी करेंसी नोट्स, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। और नाइजीरिया में किया गया, म्यांमार में किया गया वहाँ पर, ताकि, और इससे क्या हुआ था म्यांमार में जब हुआ, इट लेड्स टू वाइड स्प्रेड पब्लिक अनरेस्ट, लोगों को दिक्कत भी हुई, काफ़ी लोगों ने अपनी सेविंग्स को भी लूज़ किया। तो बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर, इंडिया में हमने बात की, अगर डिटेल में भी आएगा, जिम्बाब्वे ने किया, रशिया ने, नॉर्थ कोरिया ने किया। लेकिन क्या होता है, करेंसी नोट्स तो आते हैं लेकिन कुछ सालों के लिए बहुत डिस्ट्रप्शंस भी फेस करनी पड़ती हैं इकॉनमी में, लोगों को, खासकर जो बहुत ही गरीब तबका है उन्हें, क्योंकि सेविंग्स थोड़ी बहुत होती हैं। इंडिया के अंदर क्या हुआ था, और कई बार यूँ भी होता है कि लाइनों में लग लग के जान वगैरह का जोखिम भी रहता है, वो भी बहुत इश्यूज हुए थे यहाँ पर, बहुत लंबी लाइनें लगी। तो इंडिया के अंदर भी हुआ था 500 का, 1000 का, सॉरी, उस वक्त हमने बात की थी पीछे कि 2000 का नोट बाद में इशू किया गया था, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ी गलती थी। 1000 का और 500 का हटाया गया था नोट्स, 500 का नया लाया गया था। उसके बाद 2000 का नोट लगाया गया, अब 2000 का भी वापस ले लिया गया। रीज़न बीइंग वो गलती रही, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे फिर करप्शन, वो चीज़ अंडर द टेबल रिश्वत, बल्कि और वो चीज़ हो रही थी, करप्शन बढ़ता ही सही उससे। तो उसको बाद में जल्दी से जल्दी, कुछ ही साल पीछे 2000 का नोट भी वापस लिया गया है, क्योंकि 2000 नोट लाए थे कि बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन अगर करते भी हैं, बट हुआ क्या नुकसान कि उसमें लोगों ने खुला मिलना बंद हो गया, तो वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो था, रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं था। तो 86% कंट्री की करेंसी जो सर्कुलेशन में थी ना, वो इफ़ेक्ट हुई थी, यानी कि अभी बहुत परसेंटेज नहीं बीच में आ पाया था। नेक्स्ट बात आती है, अब हम देख रहे हैं कि प्रभाव क्या रहा, कि बहुत से क्या है, कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी पड़े विमुद्रीकरण के। जब नोटबंदी हुई थी, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अफेक्ट्स पड़े थे काफ़ी सेक्टर्स को। तो हम मेजर इम्प्लीकेशंस, जो प्रभाव पड़े, उनकी बात करते हैं अब। फर्स्ट इज़ इम्पैक्ट ऑन जीडीपी ग्रोथ। अब इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, शॉर्ट टर्म स्लो डाउन। कहते हैं कि जब नोटबंदी हुई तो उससे क्या था कि सीधी सी बात है, नोटबंदी हुई तो सारा जो कैश है, एक तरह से सर्कुलेशन के अंदर जो कैश ऑलरेडी था, वो कैश अब निकल कर गया किसके पास, बैंक्स के पास। तो विड्रॉल ऑफ करेंसी फ्रॉम सर्कुलेशन लीड्स टू कैश क्रंच। तो कैश की क्या हुई, कमी हुई। कैश की कमी होगी तो लोग, सीधी सी बात है, पैसा लोगों के पास नहीं होगा तो स्पेंड कम करेंगे लोग, स्पेंड कम करेंगे तो, और जब नोटबंदी, नोट कन्वर्ट हुए तो बहुत महीनों तक एक्सचेंज चलता रहा, तो लोगों ने स्पेंड बहुत कम किया, और उससे क्या हुआ, स्पेंडिंग कम होगी तो मार्केट में पैसा कम जाएगा, पैसा कम जाएगा तो बिज़नेस काम नहीं करेंगे, बिज़नेस ऑपरेट करना बंद कर देंगे या कम ऑपरेशंस करेंगे, और जितनी भी गवर्नमेंट आपकी ट्रांजैक्शन है वो भी कम होगी, जिससे क्या हुआ, इकॉनमी की एक्टिविटी बहुत धीरे हो गई। तो जो छोटी इंडस्ट्रीज़ थी, जो ज़्यादातर रिलाई करती थी किसके ऊपर, निर्भर थी कैश ट्रांजैक्शंस के ऊपर, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ी। तो उनका जो कार्य थे, प्रोडक्शन सर्विसेज थी, वो काफ़ी क्या है, स्लो हो गई। तो इससे जीडीपी के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत, चाहे थोड़े टाइम पीरियड के लिए, प्रभाव तो रहा स्लो डाउन की वजह से। रिड्यूस्ड कंजप्शन, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कंज्यूमर जो की डिमांड थी ड्रॉप कर गई, कम हो गई, बिकॉज कैश की अनअवेलेबिलिटी की वजह से,
क्योंकि लंबे ड्यूरेशन तक क्या था, एक्सचेंज होता रहा था। और इससे क्या हुआ, जो रिटेलर्स का ट्रेड है वो भी इफ़ेक्ट हुआ, आपका जो टूरिज़्म है या आपका जो भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है वो भी इम्पैक्ट हुआ। जो भी हम अब सिर्फ गुजारा के काम ही कर पा रहे थे, कोई इसमें हॉस्पिटैलिटी, कोई भी उसमें जैसे घूमना फिरना या एक्स्ट्रा लग्जरियस कैश, इसमें हम पैसा नहीं लगा रहे थे, तो ट्रेड में भी बहुत इम्पैक्ट हुआ। और ऐसे सेक्टर्स जिनका जो रिलाई करते थे कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। अब इससे क्या हो, जीडीपी ग्रोथ क्या होगी आपकी, हैम्पर करी कुछ टाइम पीरियड के लिए, फिर बाद में चाहे स्टेबल हो गई थी। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इससे क्या होता है कि जब अचानक से पैसा, विड्रॉल ऑफ हाई वैल्यू करेंसी, जो 1000 के 500 के नोट्स जब विड्रॉ किए गए, अब नोट्स विड्रॉ किए गए, इशू नए नए किए गए, और कुछ टाइम पीरियड बाद जब नोट धीरे धीरे नए आते रहे तो टाइम पीरियड तो लगता ही है एक्सचेंज होने के अंदर। और सिर्फ फिर करेंसी जो चल भी रही थी, या तो वो नए नोट थे जो इकोनॉमी के अंदर थे, या आपके जो 100 रुपी नोट्स जो ऑलरेडी आपके पास थे वो थे, क्योंकि 1000 तो चला गया था। तो थोड़ी बहुत जो करेंसी आ रही थी मार्केट के अंदर, तो जब हाई वैल्यू करेंसी गई, उससे क्या हुआ, कैश का टेम्परेरी शॉर्टेज हो गया मार्केट के अंदर कुछ टाइम पीरियड के, जिससे क्या हुआ, प्राइस जो थे गुड्स के वो काफ़ी बढ़ गए, सब्जियों के या ड्यूरेबल्स के प्राइस, या जो आपकी ग्रॉसरीज हैं उनके प्राइस काफ़ी बढ़ गए, और सर्विसेज भी जो थी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई उन्हें कंज्यूम कर पाना। तो जो महंगाई का प्रेशर था, क्या हुआ, जिससे आई कैन बिल्ड इन द शॉर्ट रन एज अ बिजनेस। हाँ, तो थोड़े पीरियड तक के लिए प्रभाव पड़ा किसके ऊपर, बिजनेसेस के अंदर, खासकर जो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर थे, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर रिड्यूस होने की वजह से। तो इन्फ्लेशन भी बढ़ा, इम्पैक्ट पड़ा बिजनेसेस के ऊपर भी। लॉन्ग टर्म स्टेबलाइजेशन, हालांकि डीमोनेटाइजेशन से जो काला धन लोगों ने छुपा रखा था, होर्डिंग कर रखी थी, घरों में रखा हुआ था काला धन, जिसका कोई अकाउंट होल्डर एक तरह से कहें कि नाम गिनाम नहीं था, बाद में सारी की सारी ब्लैक मनी जो आई, वो पैसा आया। हम बात कर रहे थे 86% जो थी करेंसी इफेक्ट हुई थी। तो ब्लैक मनी तो कहते हैं कि आई स्टेबलाइजिंग हुआ इकोनॉमी के अंदर। इट कुड लीड टू लोअर इन्फ्लेशन रेट। कहते हैं अगर हम बात करें, हाँ ब्लैक मनी आई, कहते अगर हम ब्लैक मनी को कर्ब करने में सक्सीड कर जाते और स्टेबल हो जाती इकॉनमी, तो इससे लोअर इन्फ्लेशन रेट होता लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। कहीं ना कहीं अगर हम देख रहे हैं ब्लैक मनी आ रही है, तो इन द सेंस कि पैसा आ रहा है बैंक्स के पास, तो पैसा बैंक में आ रहा है, तो इससे होता क्या, कहीं ना कहीं तो मनी सप्लाई, ब्लैक मनी से पैसा उसमें आ रहा है, फॉर्मल सेक्टर के अंदर आ रहा है, तो मनी सप्लाई को रिड्यूस करके मार्केट के अंदर क्या हुआ, एंड पुशिंग द ग्रेट, और फॉर्मल सिस्टम के अंदर सारा जो इनफॉर्मल तरीके से पैसा है फॉर्मल सिस्टम के अंदर ला कर इकॉनमी के अंदर डीमोनेटाइजेशन जो है वो हेल्प कर सकती थी कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन। तो शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर वो कहीं ना कहीं कर सकती थी इन्फ्लेशन को कंट्रोल। नेक्स्ट, डिसरप्शन ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी। कहते हैं कि इम्पैक्ट ऑन कैश डिपेंडेंट सेक्टर्स। अब हम बात करें कि ऐसे सेक्टर्स, खासकर जो छोटे बिजनेसेस हैं, जो डेली वेज वर्कर्स काम करते हैं, या जो हम बात करें स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो गली मोहल्ले में बेचते हैं, जो सारा काम ही उनका कैश में होता है, उनके ऊपर बहुत वल्नरेबल इफ़ेक्ट पड़ा। क्योंकि सारा नेशन जो है, अगर हम बात करें वेजिटेबल वाले के पास भी अगर जाते हैं, आज बहुत कुछ के पास हमारे आते थे डिजिटल पेमेंट करने के, लेकिन कुछ वेजिटेबल वालों के पास डिजिटल पेमेंट का सिस्टम नहीं होता, क्योंकि साथ में उसको इंटरनेट भी रिचार्ज करना पड़ता है। तो कैश भी जो है वो रिलाई करते हैं हमारे जो छोटे वेंडर्स हैं कैश के ऊपर। और जब ऐसी सिचुएशन आती है कि जब कैश की अनअवेलेबिलिटी हो जाती है बिकॉज ऑफ विमुद्रीकरण,
तो उनके ऊपर नेगेटिव, जो कैश डिपेंडेंट सेक्टर्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो उनको डिस्ट्रप्शंस काफ़ी फेस करनी पड़ी जो ये इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर थे। शिफ्ट टू फॉर्मल इकॉनमी कहते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम डीमोनेटाइजेशन में इंसेंटिवाइज बिजनेसेस एंड नीडेड टू मोर फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड फाइनेंशियल सिस्टम। कहते हैं जो नोटबंदी थी वो उससे इनफॉर्मल से वो फॉर्मल के अंदर जा सकते थे। वाहिल इट में टेक टाइम, हालांकि टाइम लगता, बट इससे क्या होता है इनफॉर्मल इकोनॉमी का जो साइज़ है वो क्या हुआ, साइज़ होता है वो छोटा हो जाता है और ट्रांसपेरेंसी रहती किसके अंदर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर। तो ये तो इम्पैक्ट रहे हैं, इम्प्लीकेशंस की हम बात कर रहे हैं कि जो चीज़ें हो नहीं पाई हैं, दिक्कतें हुई हैं, वेंडर्स को दिक्कतें हुए हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन डीमोनेटाइजेशन कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं रहा। अगर सक्सेसफुल रहता तो इन्फ्लेशन बहुत जल्दी से जल्दी कर्व किया जा सकता, लेकिन इन्फ्लेशन लंबे टाइम पीरियड तक चला। और अब हम बात करें बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर, इंक्रीज डिपॉजिट। इसमें क्या कहते हैं कि सबको अपनी ओल्ड करेंसीज को, नोट्स को बैंकों में लाना ज़रूरी था, जिससे क्या हुआ, जिससे एडिशनल लिक्विडिटी आई किसके पास, बैंक्स के पास। तो बैंक्स जो थे इन फंड्स को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किया उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, लेंडिंग के अंदर, और उससे क्या होगा, मार्केट में बैंकों के पास पैसा जाएगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी काफ़ी स्टिमुलेट करेगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन और क्या प्रभाव पड़ा, देखिए प्रभाव जो हो सकते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं कि भाई डिपॉजिट्स बढ़े, ये अच्छा प्रभाव है। हमने इम्प्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव भी हुई हैं, कुछ पॉजिटिव भी हुई हैं। ये अच्छा प्रभाव है कि डिपॉजिट्स इंक्रीज़ हुए हैं और इकोनॉमी एक एक्टिविटी वो क्या है, ग्रो की है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो लोगों ने पैसा घरों में रखा हुआ था वो बैंकों के अंदर आया। पर्पज़ ही यही था कि महिलाओं ने अपना पैसा छुपा कर बॉक्सेस वगैरह के अंदर कहीं भी रखा है, वो सेविंग अकाउंट क्यों नहीं खोलती हैं। महिला बैंक भी उसी ड्यूरेशन के अंदर बनाया गया ताकि वो पैसा आराम से उसके अंदर बैंक खाता खुलवाएं और जमा कराएं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन था क्या, कि लोगों को इनकरेज करना कि वो अपने पास जो पैसा है वो आपको इंटरेस्ट नहीं दे रहा घर पे पड़ा हुआ, तो आप उसे इन्वेस्ट करें, बैंकों के अंदर डालें। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का मोटिव था। तो इसीलिए डिमोनेटाइजेशन भी किया गया कि घरों में जो छुपा पैसा है वो भी क्या है, मार्केट के अंदर आएगा, लोग खाते खुलवाएंगे तो वो बेटर होगा, इकॉनमी भी क्या है स्टिमुलेट करेगी और लोगों की आदत भी बनेगी कि वो सेविंग्स करें। अब क्या है कि गवर्नमेंट रिवेन्यूज एंड टैक्स कंप्लायंस, इससे क्या हुआ, डिमोनेटाइजेशन से इम्प्रोवाइजेशन हुआ टैक्स कंप्लायंस में। कैसे कि जो भी अनरिपोर्टेड इनकम या छुपी हुई इनकम थी वो कहाँ थी, वो इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर थी। पैसा जो छुपा हुआ था, जो टैक्स बचाने के लिए वो घरों में पैसा पड़ा था, जो हमने रेड मूवी में देखा था, वो तो टैक्स अथॉरिटीज़ ने ही रेड मारी थी। तो वो पैसा कहाँ था, वो पैसा फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर आया। अब फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर आया तो क्या हुआ, अब सीधी सी बात है ना, वो पूरा का पूरा पैसा तो बैंकों के अंदर अकाउंट में नहीं डालेंगे, वो पूछेंगे सोर्स क्या है। अब वो सोर्स अगर आप प्रॉपर नहीं बता पाते, और इतना पैसा वैसे भी इतना छुपा क्यों रखा था बैंकों में, पहले क्यों नहीं डाला, आपके अकाउंट में क्यों नहीं डाला गया, पूरा का पूरा डिटेल्स बताइए। डिटेल्स मांगी गई थी, कौन सी ट्रांजैक्शन पे इतना हुआ, कैपिटल गेन है क्या। तो बकायदा करोड़ों अरबों रुपया तो सिर्फ टैक्स जो छुपा रखा था, वो टैक्स का टैक्स पूरा गवर्नमेंट के पास टैक्स की फॉर्म के अंदर आ गया, जो छुपा हुआ पैसा था कि भाई इतना हम डालेंगे बैंक खाते में, बाकी सारा का गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है। तो टैक्स कलेक्शंस के अंदर काफ़ी फ़ायदा हुआ जिन लोगों ने टैक्स इवेजन के लिए पैसे को छुपा रखा था। हायर टैक्स रिवेन्यूज़, हमने वही बात की, इससे हुआ क्या, रिवेन्यूज जो थे सरकार के काफ़ी बढ़े। सरकार के पास रिवेन्यू आएगा तो पब्लिक स्पेंडिंग जो होगी डेवलपमेंट के लिए, रोड डैम सब कुछ आपका बेटर बना, लाइट्स वगैरह सारे अच्छे जो थे इलाके थे उनको बेहतर सुदृढ़ बनाया गया, और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स भी चलाए गए। इफ़ेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, अब कुछ सेक्टर्स थे जो कि कैश पे
निर्भर रख करते थे। अब क्योंकि इकॉनमी के अंदर पैसा कुछ टाइम पीरियड के लिए नहीं था, तो उनको क्या करना पड़ा था, उनको जॉब लॉस करना पड़ा, क्योंकि जब पर्सन जो एम्प्लॉय रखेगा उसके पास देने के लिए नहीं है, वो भी सिर्फ अपना, क्योंकि बिक्री नहीं हो रही है ना, तो क्या होगा, तो जो एम्प्लॉय को नहीं रखेगा तो जो भी थे वो उनको जॉब लॉस फेस करना पड़ा। इनकम रिडक्शन इन द शॉर्ट टर्म ड्यू टू डिरप्शन, तो क्योंकि इनकम रिड्यूस हो गई थी डीमोनेटाइजेशन की वजह से, तो जॉब लॉस भी हुई है, लेकिन शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर हुई है। कुछ टाइम उनको बेरोज़गार रहना पड़ा, खासकर कौन से, जो इनफॉर्मल वर्कर्स थे, जो डेली जिसके ऊपर काम करते, छोटे छोटे शॉपकीपर्स थे, उनको बहुत हार्ड टाइम फेस करना पड़ा। वैसे भी कोविड और डीमोनेटाइजेशन ने काफ़ी इम्पैक्ट डाला था उस ड्यूरेशन के अंदर, अपनी अपनी रिस्पेक्टिव ड्यूरेशंस में। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, लॉन्ग रन के अंदर फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, increased tax compliance, and the growth of digital platform could create new employment opportunities, especially in banking, digital finance and service sector। कैसे कि लंबे टाइम पीरियड के लिए जब बैंकिंग सेक्टर फॉर्मल हुआ, आपको जो पैसा जो था वो इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल सिस्टम के अंदर आया, तो जब फॉर्मल हो गई इकोनॉमी, कुछ बाहर मार्केट में जो पैसा था फालतू, जिससे बहुत तगड़ा इन्फ्लेशन, सब कुछ नेगेटिव चीज़ें बढ़ रही थी, इससे क्या हुआ, आपका लॉन्ग टर्म के अंदर लंबे टाइम में टैक्स भी बढ़ा, इकॉनमी भी फॉर्मल हुई, तो और डिजिटल प्लेटफॉर्म के ग्रोथ की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्या करी, ग्रोथ हुई। बैंकों के अंदर काफ़ी नौकरियां भी निकली, डिजिटल फाइनेंस के अंदर भी काफ़ी नौकरियां निकली, सर्विस सेक्टर के अंदर, तो जो टेरिटरी सेक्टर था उसके अंदर जॉब्स काफ़ी लगी लॉन्ग रन के अंदर, क्योंकि पैसा कहाँ था, वो सीधा फॉर्मल सेक्टर में आएगा। फॉर्मल सेक्टर में आएगा पैसा तो कहाँ होगा, जीडीपी के अंदर क्या है, प्रोडक्शन के अंदर जाएगा, प्रोडक्शन के अंदर जाएगा तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जॉब मिलेंगी। डिजिटल इकॉनमी एंड टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन, और नोटबंदी का क्या कुछ इफेक्ट पड़ा, कैशलेस ट्रांजैक्शंस को प्रमोट किया गया, जो जीपे है। अब जो बाय फोर्सिंग पीपल, तो जब लोगों ने कैश बैंकों के अंदर डाला तो इससे क्या हुआ, पैसा आया, तो साथ ही साथ मोदी जी ने क्या कहा कि डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करो, डिजिटल इंडिया करो, मोबाइल बैंकिंग सिस्टम, जो भी आपकी नेट बैंकिंग है उसको बहुत बेटर कर दिया गया। हर एक बैंक की अपनी एक ऐप है, उसके से भी आप डील कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। इवन अमेज़ोन को भी काफ़ी, जो आज के टाइम पर हम देखें कि आपके चाहे बिल्स हैं, चाहे कोई टिकट्स हैं, कोई भी पेमेंट करनी है, अमेज़ोन पे भी आपके पास आ गया है, तो बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑफर्स मिलते हैं। इवन क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मनी, उसको बहुत ज़्यादा बेटर बनाया गया, और डिजिटल को तो अब प्रमोट किया ही जा रहा है, और मेजॉरिटी ऑफ इंडिया जो है हमारा डिजिटल में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है पेमेंट करने में, खासकर यूथ। तो कैशलेस ट्रांजैक्शंस प्रमोट हुई है, डिजिटल इकॉनमी काफ़ी बढ़िया हुई है। ग्रोथ इन फिनटेक सेक्टर, इट मीन्स ये क्या है आपका, कि जब डिजिटल पेमेंट सिस्टम हुआ आपका, कैश ट्रांजैक्शन से हम उसमें गए, डिजिटल सिस्टम के अंदर गए, तब प्लास्टिक से भी डिजिटल के अंदर आ गए। अब हमें स्वाइपिंग का नहीं, सीधा स्कैनिंग की ज़रूरत है सिर्फ। तो एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की वजह से फिनटेक सर्विसेज जो है आपकी, जो जुड़ी हुई हैं, ये जो भी मोबीक्विक है, ये सारी पेमेंट के गेटवेज आ गए, तो इधर क्या थी, इन सेक्टर्स की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, इनोवेशन ज़्यादा आया है किस सेक्टर के अंदर, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। इम्पैक्ट ऑन पब्लिक सेंटिमेंट्स एंड ट्रस्ट, अब हम बात करें, लोगों के ऊपर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा, विश्वास कम हुआ लोगों का नोटबंदी की वजह से, क्योंकि खासकर ये जो पॉलिसी थी डीमोनेटाइजेशन की, वो अगर डीमोनेटाइजेशन की पॉलिसी अगर ढंग से एग्जीक्यूट नहीं होती है, तो लोगों की जो सेविंग्स थी, जो जीवन यापन कर रहे हैं, कैश पे गुजारा कर रहे हैं, वो सेविंग्स और उनका जो जीवन यापन वो रिस्क पे चला जाता है, जिसकी वजह से क्या है, उनको फ्रस्ट्रेशन होता है, वो बहुत अनपीसफुल फेस करते हैं, और लंबी लाइनों में, कतारों में लगे रहना, डेली लाइफ ख़राब होती है, रोज़ का बिज़नेस ठप होता है, दिहाड़ी रुकती है, तो वो विश्वसनीय तरीका नहीं रहा, लोगों को बहुत फेस करना पड़ा, गर्मी में, क्यूज़ में डेथ्स भी हुई काफ़ी, तो बहुत ही अनरेस्ट रहा, जिससे ट्रस्ट तो
मतलब गवर्नमेंट के स्टेप को बहुत बुरा भी कहा गया, बहुत लंबे टाइम पर तक कि कोई फ़ायदा हुआ नहीं है ऐसे, क्योंकि 2000 का नोट जब इशू दोबारा किया 1000 का ले जाके, उससे भी काफ़ी उनको इस नीति को गलत बोला गया। रेस्टोरेशन ऑफ ट्रस्ट ओवर टाइम, ट्रस्ट तो टूटा, लेकिन हम बात करें तो लेकिन ओवर टाइम पीपल में कम टू अप्रिशिएट बेनिफिट्स। कहते हैं कि अगर पॉलिसी ढंग से एग्जीक्यूट की गई है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ट्रस्टवर्दी नहीं लग सकता, लेकिन सच में उसने अगर करप्शन कम किया है, ब्लैकमेल रिड्यूस हुई है, जाली नोट कम हुए हैं, अगर वाकई ये पॉलिसी का जो है उसका रिज़ल्ट बेटर आया है, तो उससे क्या होता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं लंबे टाइम पीरियड तक के लिए कि हाँ फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी आ रही है, बैंकिंग सर्विस बहुत अच्छी हैं। अभी हम ये इंडिया की बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन से होता क्या है, हुआ क्या इंडिया में, उसका जो है केस वो बाद में आएगा। तो जनरली हर एक इकॉनमी के अंदर यही होता है कि जो पुअर हैं उनको थोड़ा फेस करना पड़ता है। इकॉनमी लेवल पे बात हो रही है कि इनफॉर्मल से पैसा निकलता है फॉर्मल के अंदर, तो इकॉनमी ग्रोथ के चांसेस रहते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, जो हम पीछे बात कर चुके हैं। अब हम लास्ट ईयर पढ़ रहे थे ग्लोबल इकोनॉमिक लीकेजेस। कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज, इसके ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है जब नोटबंदी होती है। इन सम केसेस डिमोनेटाइजेशन कैन इम्पैक्ट अ कंट्रीज एक्सचेंज रेट एंड ट्रेड बैलेंसेस। अगर ये पॉलिसी से क्या होता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। अब पूरी कंट्री, पूरी इस वर्ल्ड को पता है कि इस कंट्री के अंदर क्या है, नोटबंदी हुई है। अब इस नोटबंदी की वजह से एक्सचेंज रेट के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, जो डॉलर के बानिस्बत कंपैरेटिवली जो रुपए का प्राइस है, तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या रहता है, अब इम्पैक्ट कैसे पड़ सकता है, अगर पॉलिसी अच्छे से एग्जीक्यूट हुई है तो पता है कि करप्शन जाए, कम होगा, इकॉनमी की एक तरह से लगा लो कि इंडियन इकॉनमी की जो क्रेडिट रेटिंग है वो अच्छी बढ़ती जाएगी कि हाँ ब्लैक मनी लेके आ रहे हैं, इसमें इकॉनमी ग्रो करेगी, पैसा फॉर्मल सेक्टर के अंदर आ रहा है, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी ग्रो करेगा, स्ट्रेंथन अप होगा, ताकि नेशनल करेंसी भी क्या है, रुपया भी क्या है, ग्रो करेगा कि हाँ अभी पैसा तो आ रहा है, इट मीन्स लोगों इकॉनमी की जो फाइनेंशियल वर्थ जो हो रही है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर मान लीजिए इससे इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन होता है तो फिर क्रेडिट रेटिंग जो है और अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं वो विच्छेद हो जाते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट और ट्रेड के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ जाता है काफ़ी। तो लिंक्स भी लीकेजेस बोल दिया था, लिंकेजेस जो हैं इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशनशिप्स पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो पैसा, बात वही है कि पैसा अगर इकोनॉमिक डिस्टर्ब होती है तो वो पैसा जा भी सकता है दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, और अगर अच्छा है पॉलिसी जिससे इकॉनमी में पैसा आ रहा है और उनको लगता है कि इन्वेस्ट करना अच्छा है, तो वो पैसा एज अ फॉर्म ऑफ इंजेक्ट वो पैसा मार्केट में डाल भी सकते हैं फॉरेन नेशंस, और ट्रेड भी जो इंटरनेशनल वो अच्छे से बढ़ भी सकता है। तो नेशन को फ़ायदा और नुकसान हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन पॉलिसी कितने अच्छे से एग्जीक्यूट करी गई है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, कंट्रीज विद लार्ज फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर और वाइड स्प्रेड करप्शन में एक्सपीरियंस पॉजिटिव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स एज इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड बेटर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर डिमोनेटाइजेशन सक्सेसफुल होता है और जिससे जो इनफॉर्मल सिस्टम था इकॉनमी का, करप्शन का, वो ख़त्म होकर फॉर्मल में जाता है, तो क्या होगा, एक अच्छा साइन है किसके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, कि लॉन्ग टर्म के अंदर ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सिस्टम कंट्री बहुत अच्छी है, मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा कि पैसा जो है वो, हमारा बैंकिंग सिस्टम बहुत सुदृढ़ है, पैसा कोई भी करप्शन नहीं हो रहा, और ये सारा जो पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ग्रोथ होगी इकॉनमी की। जब कंट्री लेवल पे एक अच्छा इंडिकेशन है तो एक इन्वेस्टर के लिए भी एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है।